हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना को पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकेंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए हैं। इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जंतु और मनुष्य के लिए ऑक्सीजन और प्लांट के लिए CO2। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है तथा जब यह पवन की तरह बहती है तभी हम इसे महसूस कर सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प तथा धूल कणों से बना हुआ है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है कब होती है? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं और 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर CO2 और जलवाष्प। गैस। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस जरूरत होता है? CO2। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। ओजोन गैस 10 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई के बीच। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वायुमंडल में ओजोन की अनुपस्थिति से हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा? सबसे ज़्यादा आपका स्किन कैंसर। जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। ये आपका विषुवत वृत्त ध्रुव की ओर जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी? कम होती जाती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म तथा न ही अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। जलवाष्प को हम लोग कह सकते हैं मौसम की घटना में मदद करता है। धूलकण। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूलकण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो
विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होता है। धूल नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। ये आपका हो गया, ये आपका विषुवत वृत्त, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। इसमें हो गया आपका विषुवतीय, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगा। और ये आपका हो गया ध्रुव में होगा वर्षा, बर्फ, ध्रुव में बर्फ हो जाएगा। और ये पार्ट हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया उपोष्ण, और ये शीतोष्ण। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। उपोष्ण और शीतोष्ण में ज़्यादा धूलकण होगा और विषुवत में कम होगा, धूलकण कम होगा। ठीक है। और संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। संघनन के कारण वर्षा होता है। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल तथा बहिर्मंडल। ये आपका क्रम वाइज पूछा जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर है तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये आपका हो गया, ये आपका 8 किलोमीटर ध्रुव, और ये आपका 18 किलोमीटर ये विषुवत, और ये औसत हो गया 13 किलोमीटर। ये पूछा गया प्रश्न है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। मौसम में परिवर्तन क्षोभमंडल कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। और मौसम में क्या क्या हो जाएगा, जैसे बादल का बनना, चक्रवात बनना, इंद्रधनुष बनना, कोहरा और धुंध का बनना। इस संस्तर में प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से घटता जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। 120 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री घटता है, 1 डिग्री तापमान घटता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है और हम लोग यहीं पे रहते हैं, क्षोभमंडल में मनुष्य का जीवन। क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से और ध्रुव के ऊपर -45 से सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। आपका ओजोन परत किसमें हो गया, समताप मंडल में। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं
आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत अवशोषित कण आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस संस्थान के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा संस्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। आयन मंडल ये पूछा जाता है, आयन मंडल में रेडियो, इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल है जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यदि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 संस्तरों का ही अध्ययन कर सके हैं। यह आपका अंतरिक्ष में घटना कहाँ होगा तो बहिर्मंडल में होगा। बहिर्मंडल में ये इम्पोर्टेंट है। क्षोभ मंडल हो गया आपका, ये क्षोभ सीमा हो गया। समताप मंडल, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में पूछा जाता है ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। मध्य मंडल को मीजोस्फेयर और बाह्य मंडल या आयन मंडल इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको आयनोस्फेयर। और बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर। मौसम और जलवायु के तत्व ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व है जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी अध्याय 8, 9 और 10 में दी गई है। कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं डिस्कस करता हूँ। पहले हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन कितना? 78.8%। आर्गन कितना पाया जाएगा? ये आपका हो गया 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% और ऑक्सीजन 20.93%। वायुमंडलीय पदार्थ जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्षोभ मंडल, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? धूलकण से। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 किलोमीटर। और 90 में क्या हो जाएगा? CO2 और जलवाष्प। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं उसको बढ़ाता हूँ। ये आपका हो गया, ये हो गया क्षोभ मंडल। ये कितना है? ये आपका 8 किलोमीटर। ये विषुवत हो गया। और ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया 18 किलोमीटर। ये औसत हो गया। औसत कितना हो गया? 13 किलोमीटर। इसका टेम्परेचर कितना हो गया? -45। और इसका कितना हो जाएगा? -80 क्या हो रहा है? ये 80 -80 डिग्री सेल्सियस। और ये हो गया आपका समताप मंडल हो गया। ये कितना हो गया? 50 किलोमीटर। 18 से 50 हो गया समताप मंडल। और ये हो गया आपका मध्य मंडल हो गया। ये हो गया 50 से 80 किलोमीटर। 50 से 80 किलोमीटर मध्य मंडल। उसके बाद हो गया आपका ये मध्य मंडल के बाद
आयन मंडल, आयन मंडल ये हो गया 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर आयन मंडल। फिर हो गया बहिर्मंडल, बहिर्मंडल 400 किलोमीटर के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या क्या होगा, ये पृथ्वी के नज़दीक है, मौसम संबंधित घटना होगा यहाँ पर, ये भारी गैस CO2 होगा यहाँ पर। संवहन मंडल होगा यहाँ पर, ऊंचाई बढ़ने के क्रम में तापमान कम होगा, लिख लीजिएगा। और गर्मी के दिनों में ऊंचाई बढ़ती है और सर्दी के दिनों में ऊंचाई घटती है, ठीक है। और विषुवत रेखा पर आपका हो गया -80 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पर क्षोभ मंडल में। ये आपका हो गया कितना, 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच, औसतन 13 किलोमीटर। अब आ जाइए समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें क्या होगा, 18 से 50 किलोमीटर। इसमें क्या क्या होगा, मौसम घटनाएं नहीं होगा इसमें, वायुयान उड़ाने के लिए अच्छा है। ये आपका हो गया वायुयान, वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल में। ओजोन परत, ओजोन परत यहाँ होगा। और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है, यहाँ पर क्या होगा, तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। अब आ जाइए मध्यमंडल, मध्यमंडल हो गया मीसोस्फेयर। इसका कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, उल्का पिंड यहाँ पर पाया जाता है और ये पूछा गया है सीटेट में। उल्का संबंधी घटना होगा यहाँ पर और ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ पर होगा। और मध्यमंडल में क्या हो जाएगा, रात्रि में चमकने वाले बादल यहाँ पर पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, नोक्टिलूसेंट, नोक्टिलूसेंट क्लाउड इसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रात्रि में चमकने वाले बादल कहाँ पाए जाएंगे, आपका मध्यमंडल में। अब आ जाइए आयन मंडल, आयन मंडल इसको हम लोग बाह्यमंडल, बाह्यमंडल और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आयनोस्फेयर। ये हो गया 80 से 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर। इसमें क्या क्या होगा, ये आपका रेडियो तरंगे यहाँ पर मिलेगा और अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना यहाँ पर होगा। और विशेष प्रकार का परतें मिलता है यहाँ पर, विशेष प्रकार का परतें। ये हो गया D लेयर हो गया, ये E लेयर हो गया, ये F लेयर हो गया। और यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, किसके कारण, आयन के कारण। ये इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान बढ़ता है आयन के कारण। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का प्रकाश की घटना यहाँ पर पाया जाता है। उसका कारण क्या होगा, आवेशों, आयन्स आपस में टकराने के कारण, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट बहिर्मंडल, बहिर्मंडल इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एक्सोस्फेयर। ये हो गया 400 किलोमीटर से एभव। इसमें कौन कौन सा घटना होगा, इसमें हल्की गैसें पाई जाती है जैसे हाइड्रोजन प्लस हीलियम। और संचार उपग्रह को छोड़ा जाता है, यहाँ पर संचार उपग्रह को छोड़ा जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, नोट करके लिख लीजिएगा। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या हो जाएगा, अस्थायी तत्व जलवाष्प, जलवाष्प, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा चैनल को थोड़ा आप लोग
शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।